नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। जिन साथियों की ड्यूटियां लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में लग चुकी हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि मतदान शुरू होने के बाद कुछ परेशानियां आपके सम्मुख आ सकती हैं, तो उनसे आपको घबराना नहीं है, बल्कि उनका ढंग से निवारण करना है। इन परेशानियों में टेंडर वोट यानी निविदत मतपत्र की भी समस्या आ सकती है, प्रॉक्सी वोटर्स की भी समस्या आ सकती है, अंधे व विकलांगों के लिए क्या घोषणाएं करनी है वो भी समस्या आ सकती है। इसी प्रकार से आयु से संबंधित क्या घोषणा है, अगर आपको किसी में डाउट है तो उसके लिए कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा, तो ये तमाम समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं आपके पोलिंग बूथ में। तो प्रथम मतदान अधिकारियों के लिए हम बार बार इसलिए भी बोलते हैं कि यदि मतदान शुरू होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी की अचानक स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए, तो पीठासीन अधिकारी के सारे दायित्वों का निर्वहन प्रथम मतदान अधिकारी को ही करना पड़ता है। तो इसीलिए हम प्रथम मतदान अधिकारियों के लिए बार बार हर वीडियो में जोर डालते हैं कि जो दायित्व पीठासीन अधिकारी को दिए गए हैं, उनको प्रथम मतदान अधिकारी को भी भली भांति प्रकार से सीख लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं परेशानियों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को देखने के साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के और में जाके भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं। तो मतदान आरंभ के कुछ समय बाद आपके पास एक केस आ सकता है टेंडर वोट यानी कि निविदत मतपत्र का। तो निविदत मतपत्र के बारे में जान लेते हैं कि आखिर टेंडर वोट क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो, तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने तक उसे निविदत मतपत्र देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि कोई ऐसा वोटर आपके पोलिंग बूथ में आ गया वोट देने कि जिसका वोट पहले से ही कोई और डाल चुका हो, तो उस स्थिति में उसकी पहले पहचान सुनिश्चित की जाएगी कि क्या ये वही वोटर है जिसका वोट डल चुका है, और उसके बाद निविदत मतपत्र की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। निविदत मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होता है, जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्र होता है। आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में जो मतपत्र होते हैं वो बैलेट पेपर होते हैं, उनमें हम जो एरोक्रॉस रबड़ की मोहर होती है उससे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे, चुनाव निशान के आगे निशान मार लेते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी आपको ये निशान मरवाने होंगे अगर निविदत मतपत्र का प्रावधान किया जाता है। अब प्रारूप 17 ख के अंतर्गत निविदत मतपत्रों की सूची में निर्वाचकों का नाम व क्रम संख्या लिखकर उसके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। प्रारूप 17 ख में उसके निविदत मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम भी अंकित किया जाएगा, उसके हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे या अंगूठा लिया जाएगा। इसके पश्चात मतदाता की अमिट शाही मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर एरोक्रॉस मार्क सील की सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित कर मतपत्र को गोपनीय रूप से पीठासीन अधिकारी के सुपुर्द करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे में बंद करके सीलबंद कर लेगा। तो इस प्रकार यदि आपके पोलिंग बूथ में भी टेंडर वोट का कोई ऐसा प्रकरण सामने आ जाए, तो आप उसको इस ढंग से बड़ी आसानी से उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि किसी के भी पोलिंग बूथ में इस प्रकार का प्रकरण ना आए, क्योंकि ऐसे प्रकरण आने से कागजी कार्रवाई बढ़ जाती है, अतिरिक्त लिफाफे बनाने पड़ते हैं और इससे हमारे कार्य को और डिस्टर्बेंस होता है। तो यदि हमारा कार्य निर्विवाद रूप से चलता रहे तो इस प्रकार के प्रकरण हमारे पोलिंग बूथ में ना ही आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा केस भी आ सकता है आपके पोलिंग बूथ में, चैलेंज वोट का अभ्याक्षेपित मत का। तो ये चैलेंज वोट क्या होता है, इसके बारे में पहले हमें जानना होगा कि चैलेंज वोट का प्रावधान किस प्रकार से किया जाता है, किन स्थितियों में किया जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है तो वह उसकी पहचान करता है तथा उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है। तो जब कोई भी मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है, वोटिंग स्लिप दिखाता है अपनी, तो जो प्रथम मतदान अधिकारी है वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में जाके उसका मिलान करता है और जोर से नाम पुकारता है। यदि उसी दौरान कोई पोलिंग एजेंट, जितने भी पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे रहते हैं, उनमें से किसी एक ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो नाम पुकारा जा रहा है और ये सामने व्यक्ति जो खड़ा है ये वह मतदाता है ही नहीं, तो उस स्थिति में जो प्रथम मतदान अधिकारी होगा वह उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है उस मतदाता को। अब पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा
किसी मतदाता की पहचान के बारे में की गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि ₹2 नगद न जमा करवा दे। अब जो चुनौतीकर्ता है वो कौन है? पोलिंग एजेंट है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें कि चुनौतीकर्ता पोलिंग एजेंट होता है, तो जब उस ₹2 नगद पीठासीन अधिकारी को दे देगा इसकी चुनौती के लिए, तो उसके बाद ही उसकी चुनौती को स्वीकार किया जाएगा। और ये बात की बात है कि उसकी चुनौती सही साबित होती है, गलत साबित होती है। तो चुनौती राशि नगद प्राप्त करने पर पीठासीन अधिकारी उपाबंध 8 के निहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देते हैं। जो चुनौतीकर्ता है यानी कि जो पोलिंग एजेंट है उसको ₹2 की रसीद प्राप्त करवा देंगे। उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शर्तों के बारे में समझाएंगे। अब पहले उस व्यक्ति जो मतदाता है उसको भी इनकी शर्तों के बारे में समझाएंगे कि चैलेंज वोट के क्या क्या शर्तें होती हैं। अब निर्वाचक नामावली में उसकी डिटेल को पूरा पढ़ के उससे पूछा जाता है कि क्या यह वही मतदाता है। उससे भी कंफर्म किया जाएगा कि क्या आप वास्तव में यही मतदाता हैं, यदि डाउट हो रहा है किसी पोलिंग एजेंट को जिसने चैलेंज किया है। अब चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखकर उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिया जाता है। यदि वह ऐसा करने से मना कर दे, मतलब या तो हस्ताक्षर भी ना करे या अंगूठा निशान भी ना लगाए, तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेंगे, यानी कि उसका मताधिकार का प्रयोग नहीं करवाएंगे उसको। तब ऐसी स्थिति में यदि डाउटफुल स्थिति है कि जो कोई चैलेंज कर रहा है उसके बाद भी यदि मतदाता है जो वो प्रारूप 14 में अपने अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर नहीं देता, तो उसको वोट देने से रोका जा सकता है। अब यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत नहीं कर पाता, जो पोलिंग एजेंट है जिसने चैलेंज किया है उसने कोई एविडेंस या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए कि अमुक व्यक्ति वो वाला मतदाता है ही नहीं, तो फिर उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दिया जाता है तथा वोटर को वोट देने की अनुमति दे दी जाती है। तो एक स्थिति ये भी है कि जो चैलेंजर है उसके अपने जो चैलेंज दिया था उसको वो प्रस्तुति नहीं कर पाया, कोई साक्ष्य नहीं दे पाया, तो ऐसी स्थिति में वोटर को वोट देने की अनुमति दे दी जाती है। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सफल हो जाता है, एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि वो एविडेंस प्रस्तुत कर दे कि ये वो वाला वोटर है ही नहीं जिसका नाम पुकारा जा रहा है, तो वह व्यक्ति प्रश्नांकित मतदाता है कि नहीं, तो तब मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो वोटर होगा जिस पे डाउट हो रखा है उसको भी उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बोला जाता है कि आप भी अपने एविडेंस प्रस्तुत करो कि आप यही मतदाता हो जिसका नाम लेके पुकारा जा रहा है। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर देता है कि वही असली मतदाता है, तो फिर उसे मत देने की अनुमति दे दी जाती है तथा चैलेंज फीस को जब्त करके सुसंगत रसीद के प्रतिपण पर जब्त कर लिख दिया जाता है। तो ये स्थिति आ जाती है कि वह अपने को साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित कर दे कि जो प्रथम मतदान अधिकारी ने जिसको वोट देने के लिए शुरू में जिसका नाम जोर से पुकारा था यह वही मतदाता है, तो ऐसी स्थिति में वह वोट दे देगा। यदि मतदाता अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाता, अब एक स्थिति यह भी आ सकती है कि वह अपना दावा ही सिद्ध नहीं कर पा रहा कि मैं वही वोटर हूँ, तो यह माना जाएगा कि पोलिंग एजेंट की चुनौती सही है तथा ऐसे मामले में चैलेंज फीस को वापस कर दिया जाता है। यदि जिसने चैलेंज किया है उसके साक्ष्य सही पाए गए, दावा सही पाया गया, तो उसके तो ₹2 लिए गए थे चैलेंज फीस, उसको वापस कर दिया जाएगा तथा संबंधित रसीद के प्रतिपण पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवा दिए जाते हैं। अब यह इस स्थिति में गलत पाए गए मतदाता को मत देने से वर्जित भी किया जाएगा तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर नियमानुसार उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। तो ये स्थिति भी आ सकती है चैलेंज वोट की, जो हमने आपको बताया आपके पोलिंग बूथ में। तो ये स्थिति भी ना आए तो बेहतर होगा वैसे, लेकिन यदि आ गई तो आपको इसको किस ढंग से फेस करना है ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद की एक स्थिति यह भी आ सकती है प्रॉक्सी वोटर की, परोक्ष मत, या फिर इसको प्रतिनिधि वोटर भी कह सकते हैं। तो प्रॉक्सी वोटर क्या होते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ वर्गीकृत सेवाओं में कार्य करने वाले मतदाताओं के प्रतिनिधि को प्रॉक्सी वोटर कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय सेना में जो हमारे जवान हैं वो दूर सरहदों में रह के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब मतदान की तिथि होती है वे अपने पोलिंग बूथ में मतदान करने नहीं आ पाते उस सेवा के दौरान, तो वे अपने मतदान के जो प्रतिनिधि के रूप में प्रॉक्सी वोटर की नियुक्ति कर सकते हैं, चाहे वो उनके माता हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, इनको नियुक्त कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी वोटर को मतदाता सूची अलग से प्रदान की जाती है जो प्रॉक्सी वोटर की होती है। प्रॉक्सी वोटर में अमिट शाही जो प्रॉक्सी वोटर बन के आ रहा है उसके बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में जो मध्यमा होती है उसमें लगाई जाती है, क्योंकि वो भी एक वोटर है। अब वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, तो जब वो अपने मताधिकार का भी प्रयोग करेगा जो प्रॉक्सी वोटर आ रखा है, तब उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही की लगा दी जाएगी।
प्रॉक्सी वोटर की अंकना को भी रजिस्टर 17 का में अंकित किया जाता है। ये कई साथी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 17 का में प्रॉक्सी वोटर की अंकना होगी कि नहीं होगी, तो उसकी अंकना अवश्य होगी 17 का में। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। तो प्रॉक्सी वोटर के बारे में भी हमने आपको बताते हैं कि ये स्थिति भी आपके मतदान केंद्र में, पोलिंग बूथ में आ सकती है। अब इसके बाद दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान। एक स्थिति अब ये भी आ सकती है कि आपके पोलिंग बूथ में कोई ऐसा मतदाता आ रहा है जो दृष्टिहीन है, विकलांग है, और यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के चलते कोई मतदाता यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत देने में असमर्थ है, तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथी की सहायता से मतदान करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें कि दृष्टिहीनता, शिथिलांगता के कारण कोई अगर प्रतीक चिन्ह को नहीं समझ पा रहा है तो उसकी सहायता के लिए 18 वर्ष, ये जरूरी है कि 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना चाहिए जो उसके साथ वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाए और उसकी सहायता करे। दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बैलेट सीट रखी जाती है ताकि उसकी सहायता से दृष्टिहीन मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार का क्रमांक ज्ञात कर पाए और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने लगे हुए ब्रेल लिपि के स्टिकर से उम्मीदवार के क्रमांक को समझ पाए, मतदान कर पाए। ऐसा मतदाता भी यदि चाहे तो अपनी सहायता हेतु अपने साथ मतदान कक्ष में किसी अन्य साथी को ले जा सकता है। यदि ब्रेल लिपि किसी को समझ में नहीं आ रही, चाहे वो दृष्टिहीन भी है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने साथ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है वोटिंग कंपार्टमेंट में अपनी सहायता के लिए। तो इसमें कंडीशंस यही हैं। अब इसके बाद कुछ कंडीशन और भी आती हैं कि जो सहायता कर रहा है किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसका मीनिंग यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और वो शिथिलांग किसी वोटर के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में उसकी सहायता करने जाता है, तो एक बार में वो केवल एक ही दृष्टिहीन शिथिलांग मतदाता की हेल्प कर पाएगा एक पोलिंग बूथ में, ये नहीं कि वो बार बार जाएगा। साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उससे प्रपत्र 12 में घोषणा अवश्य प्राप्त की जाएगी। ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड 14 का में रखा जाएगा। जो अपने साथ हेल्पर को ले जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी प्रारूप 14 का में रखा जाएगा और जो उनके साथ हेल्पर बन के जा रहे हैं उनके दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही भी लगाई जाएगी ताकि पहचान हो जाए कि एक बार हेल्पर बन चुके हैं, जबकि जो एक्चुअल वोटर है, जो दृष्टिबाधित है या शिथिलांग है, उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर ही अमिट शाही लगाई जाएगी। तो ये दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं का केस है जिसमें आपको इस प्रकार से सावधानी बरतनी है। अब इसके बाद एक केस आता है मतदाता द्वारा मत न देने का विनिश्चय। कई बार ऐसा होता है कि कोई मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 का में उसकी मतदान संबंधी समस्त प्रविष्टियों को अंकित करवाने के साथ साथ हस्ताक्षर या अंगूठा निशान भी दे देता है और उसके बाद मत न देने का से इनकार कर देता है कि मैं मत नहीं देता, मत न देने का विनिश्चय कर देता है। तो तब उस स्थिति में हमें उसको मत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हम उसको। यह नियम है। मतदाताओं के रजिस्टर में जहां उसकी प्रविष्टियां अंकित हो चुकी होंगी के सामने अभियुक्ति के कॉलम में टिप्पणी लिखी जाएगी कि मत न देने का विनिश्चय किया गया इस जो मतदाता है इसके द्वारा। लेकिन ये नहीं है कि हम उसको ज़बरदस्ती बोले कि अब तो तुम्हें वोट देना ही पड़ेगा, आपकी प्रारूप 17 का में एंट्री हो गई है, हस्ताक्षर कर लिए हैं, ऐसा हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उक्त टिप्पणी के सामने करवाया जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे भली भांति प्रकार से। मतदाता रजिस्टर 17 का के स्तंभ 1 में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर इसने मत देने से मना कर भी दिया है और उसकी क्रम संख्या वहाँ चढ़ गई है प्रारूप 17 का में जो रजिस्टर 17 का होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। इसकी अंकना प्रारूप 17 गा में भी की जाएगी। इसका भी आप विशेष ख्याल रखें कि ऐसे मतदाता जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया है, इनकी अंकना प्रारूप 17 गा में भी अवश्य की जाएगी कि कितने मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय कर दिया। तो एक केस ये भी आ सकता है। अब एक केस ये आ सकता है आपके पोलिंग बूथ में नियम 49MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान। अब ये टेस्ट वोट क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है
वीवीपैट में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं करता तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और यदि उम्मीदवार का दावा गलत सिद्ध हो तो उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने संबंधी चेतावनी देंगे। तो ये कंडीशन आ सकती है, वैसे अमूमन ये कंडीशन आती नहीं है। ये क्लियरिटी है और ट्रांसपेरेंसी है इसमें कि वीवीपैट में जो मतदाता है उसको जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया है उसकी स्लिप उसको दिखाई दे जाती है कि मैंने इस चुनाव निशान में वोट दिया है। लेकिन फिर भी यदि ऐसी स्थिति आती है तो पहले पीठासीन अधिकारी उनको जितने भी नियम हैं उनकी जानकारी देंगे कि यदि आपका दावा गलत साबित होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है विधिन अधिनियमों के तहत। ऐसी स्थिति में उक्त मतदाता की प्रविष्टि को पुनः मतदाता रजिस्टर 17 में अंकित किया जाएगा। एक बार उसका पहले से ही मतदाता रजिस्टर 17 में अंकना हो चुकी है, लेकिन चूंकि अब उससे टेस्ट वोट भी डलवाना है तो उसकी अंकना दोबारा से की जाएगी और ये जो पीठासीन अधिकारी होंगे पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में उससे टेस्ट वोट भी दिलवाया जाएगा। तो ये टेस्ट वोट का प्रावधान है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, टेस्ट वोट यदि उसने दे दिया हो सकता है उसका दावा गलत हो या सही हो। यदि मतदाता की शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे, तुरंत दूरभाष से रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क साधेंगे और उनके अग्रिम आदेशों का इंतजार करेंगे और उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करेंगे। और यदि मतदाता की शिकायत गलत पाई जाती है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसकी शिकायत ही गलत पाई जा रही है, तो 17 का रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री जो की है उसकी टिप्पणी के कॉलम में यह अंकित कर दिया जाएगा कि नियम 49 MA के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया है। संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान भी लिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ प्रारूप 17 में इसकी प्रविष्टि भी की जाएगी कि नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान किया गया और ये आप देख सकते हैं 17 में इसकी प्रविष्टि अवश्य की जाएगी। कई साथी इसमें भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 17 में इसकी प्रविष्टि होनी है कि नहीं, तो यह अवश्य की जाएगी। तो ये कंडीशन आ सकती है आपके पोलिंग बूथ में। अब इसके अलावा एक कंडीशन यह भी आ सकती है कि मतदाता की आयु संबंधी घोषणा हो सकता है। कोई मतदाता आपके पोलिंग बूथ में ऐसा है जिसकी जो शारीरिक स्थिति है, बनावट है या फिर जो उसके शरीर चेहरा है उसके आपको ये आइडिया लगे कि इसकी उम्र अभी 18 वर्ष से कम होगी, तो उस स्थिति में यदि मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह मतदान करने का अधिकारी होती है। पहले तो उसको अधिकार होगा यदि वह उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो प्रत्येक मतदाता को। लेकिन फिर भी यदि आपको डाउट लगता है, किंतु यदि किसी निर्वाचक की आयु 18 वर्ष से कम होने का संदेह हो तो निर्वाचक से उसकी आयु संबंधी घोषणा को पाबंद में मांगा जाता है और यदि वो 18 वर्ष से ज़्यादा है तो उसको घोषणा करने में कोई ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। ऐसे निर्वाचक से उपाबंद 10 में घोषणा प्राप्त करने से पूर्व उसको गलत घोषणा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में चिन्हित दंडनीय प्रावधानों को अवश्य अवगत करा देना चाहिए। वैसे अब चूंकि ऐसी मिस्टेक होने की बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि अब सारा कार्य ऑनलाइन जब से हो रहा है तो ऐसी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी 1% यदि मान लेते हैं कि ऐसा केस आ जाए, ऐसे मतदाताओं जिन्होंने आयु संबंधी घोषणा कर दी है कि सूची उपाबंद 11 के भाग 1 में प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिन्होंने घोषणा कर दी है। और ऐसे मतदाताओं जिन्होंने आयु संबंधी घोषणा करने से मना कर दिया है उनकी सूची उपाबंद 11 के भाग 2 में प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मतदान समाप्ति के पश्चात ऐसी घोषणाएं पृथक लिफाफे में रखी जाएंगी। और एक केस आपके पोलिंग बूथ में ASD वोटर्स का भी आ सकता है। तो पहले जान लेते हैं कि ASD वोटर्स किसे कहते हैं। A का मीनिंग होता है एब्सेंटी वोटर्स, S का मीनिंग होता है शिफ्टेड वोटर्स और D का मतलब होता है डेड। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पश्चात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाता है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और मतदान तिथि के मध्य कोई मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से अनुपस्थित हो, जब भी ये लोग घर घर जाते हैं उनके फोटो पहचान पत्र इत्यादि की जांच करने, लेकिन वो अनुपस्थित पाए जाते हैं, या निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया हो, जैसे उनका निर्वाचन क्षेत्र में मकान बन रहा है अपना लेकिन उन्हें किराए पर कहीं और रहना पड़ रहा हो, अथवा किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो या किसी मतदाता की दोहरी प्रविष्टि हो गई हो, तो ऐसे मतदाताओं को एक अलग सूची तैयार की जाती है जिसे ASD सूची कहते हैं। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अलावा आपको ASD सूची भी दी जाएगी। अब इसमें देखते हैं हम कि यदि आपके पोलिंग बूथ में ASD वाली सूची का कोई मतदाता अचानक से मतदान करने आ जाए तो क्या करना चाहिए। सूचीबद्ध अनुपस्थित एवं स्थानांतरित मतदाताओं के पोलिंग बूथ में आने की स्थिति में उनसे पूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद मतदान करवाया जाएगा। ये नहीं कि उनको रोका जाएगा, लेकिन पहले उनकी पहचान को सुनिश्चित कर दिया जाएगा। सूची में मतदाता को मृत दिखाया गया है किंतु वह वास्तव में जीवित है, पहले इसकी आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो उससे मतदान करवाया जाएगा।
एक कंडीशन ये भी है डेड वोटर के लिए, और एक कंडीशन है इस प्रकार के मतदाताओं से घोषणा निर्धारित प्रारूप में अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ साथ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगवाया जाएगा। इनके हस्ताक्षर तो होंगे ही होंगे, लेकिन बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगवाया जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपके पोलिंग बूथ में सामने आ सकते हैं, लेकिन इनसे आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्यपूर्वक इनकी समस्याओं का निवारण कर देना है। तो साथियों, आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मतदान शुरू होने के बाद क्या क्या परेशानी आ सकती है उससे अवगत कराने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यह शिक्षा विभाग से संबंधित आपका अपना ही चैनल है तथा इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।